हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप मुझे देख रहे हो उसके लिए मैंने आपको विश कर दिया है। एनीवे चलो शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? आरबीआई तो यार सर्वश्रेष्ठ है। एक पिक से मैं आपको जरा डिपिक्ट करना चाहूंगी कि एग्जैक्टली आरबीआई क्या है। आप इस पिक को देख रहे होगे, है ना? यहाँ पे थानोस खड़े हैं और कह रहे हैं कि आई एम द बिगेस्ट, लेकिन फिर आरबीआई यहाँ पे बगल में एक मैसेज दे रहा है, नॉट इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, यानी इंडियन बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई से ज्यादा बड़ा तो कोई नहीं है। तो सर्विस सर्वा पूरे बैंकों का हमारे देश में जो है इट इज आरबीआई। यही देखेगा कि बैंक्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बैंक्स को देखता है, बैंक्स को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक के अंदर का जाके कंट्रोल कर लेता है। सो देयर इज दिस डिफरेंस कि रेगुलेशन एक अलग चीज है, लेकिन उसके अंदर का कंट्रोल और पावर रखना एक अलग चीज है। वो तो ओनर्स के ही पास होता है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एनीवे, सो दैट इज अ सिंपल थिंग। व्हाट इज आरबीआई? आप समझ सकते हो कि जैसे थानोस पूरी यूनिवर्स गैलेक्सी में एक बहुत भयंकर आदमी, सॉरी, एक बहुत बड़ा क्रिएचर थे, वैसे ही ये आरबीआई है और आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी चीज है। समझते हैं आरबीआई एग्जैक्टली है क्या? तो देखो दोस्तों, ये कहा जाएगा बैंकों का बाप दादा चाचा सब कुछ, इट इज आरबीआई। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ समझते हैं। तो बेसिकली आरबीआई को बनाया क्यों गया था ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जब हमारे देश में ये बैंक्स का फेल्योर हुआ, उसके बाद से जो हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी राय दी थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट पास होता है। ये जो एक्ट पास होता है ये होता है 1934 का आरबीआई एक्ट 1934, और इसी एक्ट को फॉलो ऑन करते हुए आरबीआई को स्थापित कर दिया जाता है 1935 में। तो इसी को ही फॉलो ऑन करते हुए 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था क्यों? इस मकसद से किया गया था कि हमारे देश में पैसे रुपए को छापने का काम और बैंक्स को रेगुलेट करने का काम आरबीआई ही करेगा। अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई की सेंट्रल ऑफिस कहाँ पर है, तो जब शुरू में आरबीआई आया था तो इसका जो हेड ऑफिस था ये कोलकाता में था, लेकिन बाद में ये कहाँ मूव हो गया? बाद में इसको मुंबई के अंदर मूव कर दिया गया, और ये जो इनको मूव किया गया था ये किया गया था 1937 में। तो इनिशियली आरबीआई कहाँ बनाया गया था? इनिशियली आरबीआई बना तो था कोलकाता में, लेकिन इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और मुंबई में किस ईयर में शिफ्ट किया गया था? 1937 में। शुरू में जब आरबीआई बनाई गई थी तो इसका इनिशियल कैपिटल वाज 5 करोड़, और उस 5 करोड़ में से सरकार जो उस वक्त में थी उनकी अपनी तरफ से हार्डली 22-23 लाख थे, बाकी सबका सब बाकी इंडिविजुअल्स के थे, यानी उस हिसाब से तो ये एक प्राइवेट संस्था हुई। जी हाँ, जब शुरू में आरबीआई बनाई गई थी तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट थी, लेकिन धीरे सरकार ने इसके अंदर की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को शुरू किया और इसकी जो ओनरशिप थी उसको धीमे धीमे करके खरीदना शुरू किया। इवेंचुअली 1 जनवरी 1949 या 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, और तब से आरबीआई एक नेशनलाइज इंस्टीट्यूट की तरह से काम कर रही है। यानी कि अगर हम सम अप करें इस पूरी बात को तो बेसिकली आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया है। इनका एक्ट है 1934 का, उस एक्ट के अनुसार बनाया गया था। शुरू में जब बनाया गया तो कोलकाता में हेड ऑफिस था। आज के समय में आरबीआई को मूव कर दिया गया है। एक्चुअली 1937 में इनका हेड ऑफिस मूव करके मुंबई कर दिया गया था। सेंट्रल ऑफिस यानी वो ऑफिस जहां पे गवर्नर बैठते हैं और सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। जब इनिशियली बनाई गई थी तो ये प्राइवेटली ओन्ड थी, लेकिन बाद में इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में। उसके बाद से ये पूरी तरह से एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं, देखो आरबीआई तो एक इंस्टीट्यूट है लेकिन आरबीआई को चलाएगा कौन? सो देयर इज दिस थिंग कि भाई एक इंस्टीट्यूट तो है, पर उसको चलाने को भी तो कोई होना चाहिए ना, जो उसको चला रहा हो, जो उसको पूरी तरह से गवर्न कर रहा हो। तो उसको चलाने का काम या फिर उसको गवर्न करने का काम या उसमें सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का काम उसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो आरबीआई के अंदर के जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होंगे उसे लेंगे कि कैसे हम इस संस्था को और बेहतर करा सकते हैं, कैसे इनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इनकी मदद कर सकते हैं या इनके फंक्शंस को वेल परफॉर्म करा सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की खास बात ये होती है कि जरूरी नहीं है ये सबके सब आरबीआई के ही अधिकारी हों। जो भी जहां पे बेहतर एक्सपर्टीज रखता है वहां से उनको चुनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा जाता है। कितने लोग होते हैं ये अभी हम देखेंगे, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का काम सरकार करती है, क्योंकि आरबीआई एक सरकारी बॉडी है, इसलिए इनके चुनाव का काम भी सरकार करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आरबीआई के अंदर के होते हैं, उनकी जो टर्म होगी उस टाइम तक रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सरकार चुनती है जो नॉन ऑफिशियल कहलाते हैं। इन्हें 4 साल के लिए चुना जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो चलो देखते हैं, आरबीआई की जो भी इंपॉर्टेंट अफेयर्स होते हैं ये इनके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही गवर्न करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट या इनका जो नॉमिनेशन होता है 4 साल के लिए होता है। कौन कौन इसके अंदर होते हैं? तो देखो,
जैसे किसी संस्था के अंदर हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो किसकी होती है, हाईएस्ट पोस्ट होती है वहां के एमडी, सीईओ, चेयरमैन की। इसके अंदर की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है इनके गवर्नर की, अटर मोस्ट हाईएस्ट, यानी कि चेयरमैन वेयरमैन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नर है। तो सबसे ऊपर गवर्नर है, उसके बाद में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये 5 लोग शामिल होते हैं और इन्हें कलेक्टिव कहते हैं कि ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको सरकार अलग अलग फील्ड से चुन के लाती है, जिन्हें कि नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं नॉन ऑफिशियल में कौन है। नॉन ऑफिशियल आप देख सकते हो, बेसिकली इस नॉन ऑफिशियल में 10 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भारत सरकार कहीं अलग अलग फील्ड से चुनकर लाती है। जैसे आपने आनंद महिंद्रा का नाम सुना होगा, ये हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। 2 लोग ऐसे होते हैं जो सरकार की तरफ से ही, देखो 5 तो हमने देखे जो ऑफिशियल थे, अब हम यहाँ नॉन ऑफिशियल में देख रहे हैं 10 लोग जिनको सरकार अलग अलग एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग फील्ड से ले आ रही है। 10 ये हो गए। 2 कुछ सरकार के ही ऑफिशियल्स होते हैं, जनरली ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये लोग आते हैं। और बाकी के 4 यहाँ के लोकल बोर्ड से आते हैं। अब अगर हम इनको गिनते हैं, 4 2 6 और 5, सॉरी 4 2 6 और 10, 16 और 5 21, तो देयर आर टोटल 21 मेंबर्स इन आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये हमारे लिए। अगली बात, जो लोकल बोर्ड हमने देखा कि 4 सदस्य इनके लोकल बोर्ड से आते हैं, तो ये लोकल बोर्ड क्या है? देखिए लोकल बोर्ड जो है ना, ये लोकल मतलब बेसिकली एरिया वाइज बनाई गई है, वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, सदर्न एरिया। तो ये एरिया वाइज लोकल बोर्ड्स बनाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, ताकि आरबीआई हर एक एरिया पे बेहतर सुपरविजन कर सके, वहां पे अपने काम को बेहतर कैरी ऑन कर सके, इसलिए बनाया जाता है। हर एक लोकल बोर्ड में 5-5 सदस्य होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इनको 4 साल के लिए चुना जाता है। तो हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो लोकल बोर्ड के अंदर सदस्य होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये बेसिकली 4 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5। चारों अलग अलग जोन्स में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, यहाँ पे इनके लोकल बोर्ड्स प्रेजेंट हैं, जहाँ के थ्रू ये अपने काम को कर रही है। अब हमने ये सब तो देख लिया कि हाँ आरबीआई को कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो आप देखिएगा कि ये मॉनिटरी अथॉरिटी है। अब हमारे देश में पैसे रुपए को छापकर मार्केट में भेजना, आप एक बात सोचो, आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि आरबीआई पैसे छाप सकती है, क्यों ना आरबीआई बहुत सारे पैसे छापे और मार्केट में भेज दे, गरीबी को खत्म कर दे। क्योंकि बेटा कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे एक वक्त होगा जब आप किसी के कॉल का इंतजार करते होगे, कब आएगी कॉल, कब आएगी कॉल। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी कॉल देख के इरिटेट होकर उसे ब्लॉक करना पड़ गया। समझ रहे हो, कोई भी चीज बहुत ज्यादा, कोई भी चीज से मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही अगर जरूरत से ज्यादा मनी का फ्लो है तो वो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए आरबीआई हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में पैसे रुपए को छापता है सरकार के साथ मिलकर, और भेजने का काम तो कंप्लीटली आरबीआई करता है। दुनिया भर के सर्वेज होते हैं, मॉर्निंग की क्लास में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, दुनिया भर के सर्वे किए जाते हैं और उन सभी के सभी सर्वे के अकॉर्डिंग फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कितने पैसे रुपए भेजने चाहिए, कितने मार्केट में अगर ज्यादा है तो निकालने चाहिए। तो ये सारे काम आरबीआई करता है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इन्हीं के पास में मॉनेटरी अथॉरिटी होती है और इसी के अनुसार ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से मार्केट में प्राइस को स्टेबल रखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इंपैक्ट करता है ये हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर में। आप ऐसे समझो, बैंक हमें और आपको जो लोन दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी से प्रभावित करते हैं। तो अगर इन्हें लगता है कि मार्केट में ज्यादा पैसे हैं तो ये लोग उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि हमारी और आपकी डिमांड कम हो सके मार्केट में। और अगर इन्हें लगता है कम है तो उनके इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं ताकि हम और आप मार्केट में आसानी से डिमांड कर सकें। अगली बात, अब आप देखे होंगे अगर कभी भी हम लोग बैंक्स को बोलें तो बैंक्स के ऊपर जनता का ट्रस्ट है, आसानी से पैसे, आज के भी समय में शेयर मार्केट है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो थोड़े पुराने हैं, ज्यादातर उन लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं बैंक्स के ऊपर है कि हम बैंक में ही पैसे जमा करेंगे। बैंक्स के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों है? बैंक्स के ऊपर इतना ट्रस्ट होने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इनका सुपरविजन हमेशा से आरबीआई करता आ रहा है और अगर कुछ गड़बड़ ऊंच नीच होती है तो आरबीआई उसके हिसाब से एक्शंस भी लेता है। तो लोगों का भरोसा है बिकॉज आरबीआई इज द वन हु इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अगली बात हम अगर देखते हैं, नेक्स्ट इज फॉरेक्स एक्सचेंज। अब एक बात सोचो, सपोज करिए आपके कोई भैया हैं जो अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके रह रहे हैं, फिर वो यहां से भारत में पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में कमाया हुआ पैसा विल बी डॉलर, और डॉलर अगर यहां भेजेंगे तो फिर वो कन्वर्ट होकर तभी आपको मिलेगा, लेकिन आएगा ना भारत के अंदर वो डॉलर, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश में कुछ लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, दूसरे देश कुछ बेचते हैं तो वहां की हमें करेंसी मिलती है। तो ये जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है
कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी स्टोर करना है, क्या करना है, इन सबको लेके जो डिसीजन लेना होता है आरबीआई का ही होता है, क्योंकि आरबीआई इज द मैनेजर ऑफ फॉरेक्स। तो आरबीआई विल बी हैविंग ऑल द कंट्रोल ऑन इट, यही पूरी तरह से इन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट ये सारी चीजों को ये देख सके। फर्दर इसके और भी चीजें होते हैं, बीओपी हम लोग पढ़ेंगे, वो सब कंट्रोल यही कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इश्यूअर ऑफ करेंसी। हमारे देश में पैसे रुपए को छापने का काम भारत सरकार और आरबीआई मिलकर करते हैं, लेकिन मार्केट में कितने जाने चाहिए, मार्केट से कितने निकालने चाहिए, ये काम तो आरबीआई करता है। आरबीआई का सेक्शन 22 जो होता है, ये आरबीआई को अधिकार देता है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 ये अधिकार देता है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही अपने वहां पर मार्केट में जो करेंसी इशू होगी वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल रोल। तो दुनिया भर के ऐसे रोल्स होते हैं जो आरबीआई प्ले करता है ताकि मार्केट में डेवलपमेंट सही तरीके से करा सके, ठीक है। जैसे कि समय समय पर बैंक्स के थ्रू मार्केट में लोन पहुंचाना, अलग अलग सेक्टर्स को उनकी नीड समझकर लोन देना, ये सब कुछ आरबीआई करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो हमारे देश में आज हम लोग इतने आराम से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी से क्योंकि आरबीआई ही है जो इन पूरे सेक्टर को डेवलप कर रहा है और इन्हें रेगुलेट कर रहा है। इनका अपना एक अलग एक्ट होता है, पीएसएस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का। उस एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के अनुसार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही है जो इस पूरे सेक्टर का रेगुलेशन करेगा, और कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कौन क्या कर सकता है, ये सब कुछ भी आरबीआई ही डिसाइड करेगा। नो वन एल्स कैन डू दैट। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कि आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंकर टू बैंक। भारत सरकार की जो भी लेन देन होती है, ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग, जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूँ भारत सरकार का कहीं लोन लेना या भारत सरकार के बिहाफ पे कोई पैसे जमा करना, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सबका सब कौन करता है, ये सबका सब आरबीआई ही अपनी तरफ से करता है, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा सभी लोग कि आरबीआई को बोला जाता है कि इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, इट इज कंसिडर्ड एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि भारत सरकार से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी होती हैं वो सब के सब यही कर रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है, बेशक पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं तो इसको लेकर के प्रिपेयर्ड रहना होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें भी क्लियर होंगी। अच्छा, बैंकर टू बैंक भी आप लोग देख रहे हो, तो बेटा जो ये बैंकर टू बैंक है इसका क्या मतलब होता है, एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा बस। हाँ एक सेकेंड, थोड़ी आवाज आ रही है। हाँ भाई ठीक है, थोड़ी सी आवाज आ रही थी। बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू बैंक क्या है बेटा, बैंकर टू बैंक का मतलब होता है जितने भी बैंक्स हैं हमारे देश में ये उनके अकाउंट को खोलता है, उन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम, उनके एक्सेस सरप्लस को भी लेता है, उस पर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है। तो जैसे हमारे और आपके लिए बैंक है वैसे बैंकों के लिए आरबीआई है। तो ये आरबीआई के कुछ फंक्शंस हैं। एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नाउ व्हाट इज दिस लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा। आखिरी वक्त में जब कोई नहीं होता है तो आरबीआई ही होता है जो लोगों को बचाता है। तो बैंकर टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार की जो लेन देन करनी होती है, उनके बिहाफ पे पेमेंट करना, उनका अकाउंट खोलना, सिक्योरिटीज को बेचना, ये सब करता है बैंकर टू बैंक। बैंकों के साथ में उन्हें बैंक की सुविधा, जैसे हम और आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, डिपॉजिट करने, वैसे बैंक आरबीआई के पास जाते हैं। आप लोगों को एक चीज देखनी होगी आज सेशन के बाद, सेक्शन 47 और सेक्शन 45 आरबीआई का क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये हम लोग अपनी नेक्स्ट सेशन में जरूर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी अब अपन कर लेते हैं। हाँ, सो ये आप देख सकते हो किस आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, तो आरबीआई को किस एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था ये आप लोग बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, कौन आरबीआई के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। देन फेमा को कौन सी इंस्टीट्यूट मैनेज कर रही होती है।
इसके अलावा कितने लोकल बोर्ड आरबीआई के अंदर अभी फिलहाल के टाइम में प्रेजेंट हैं। कुछ वन लाइनर्स के फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, क्विक रिवीजन के लिए आपके हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग सेशन के बाद देख सकते हो। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। रेस्ट, अगर आप लोग हमारे साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हो, टीम बैंकिंग वाला के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। महापैक को आप एक बार ही ज्वाइन करते हो तो उससे आप लोग जितने भी, मतलब 1 ईयर का कर रहे हो, 2 ईयर का कर रहे हो, जितने भी टाइम का कर रहे हो, उस टाइम के लिए जो भी हमारी तरफ से कोर्सेज आएंगी आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट जितनी भी पेड क्लासेस होंगी आप उन सबको देख सकते हो। प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी कराई जाती है। 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम है, आप जितनी भी लेते हो उतने टाइम की जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी आप उन सभी को एक्सेस कर सकोगे हमारे ऐप पे, हमारी वेबसाइट पे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। कल फिर मुलाकात करेंगे और कमेंट में जरूर आप अपनी राय लिखिएगा कि आपको लगता है कि और कुछ बेहतर किया जा सकता है, प्लस आंसर जरूर लिखिएगा। एंड आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 34 एंड 45 एंड 47 जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देखते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन, बाय।